गुड इवनिंग दोस्तों। अधिकतर हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि हमें अपने बेसिक बेसिक ज़रूरत की चीज़ों के बारे में भी नहीं पता होता है। जैसे अपना पैन कैसे बनवाएं, आधार में करेक्शन कैसे करवाएं, पासपोर्ट कैसे बनाएं। तो अपना मैं एक एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैंने भी हाल ही में अपना एक पासपोर्ट बनवाया है। आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम है जीपीएस, जिसका उद्देश्य है घूम के पढ़ना सीखो, जिसके तहत मैं लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे देश के अलावा बाहर के देशों में क्या ऐसी भिन्नताएं हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, खास करके बच्चों के लिए। हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव, रोज़मर्रा की चीज़ों की और प्लस ट्रैवलिंग के बारे में हम सीख सकते हैं वहाँ जाके। तो इस कड़ी में मैंने कदम बढ़ाते हुए पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई किया। आपको बता दूं, मेरा पासपोर्ट 10 साल पुराना था, एक्सपायर हो चुका था। तो मैंने अपने पासपोर्ट को दोबारा अप्लाई किया। पहले मैंने बरेली में बनाया था, फिर अब यहाँ से बनवाया हूँ। तो आपको मैं पूरा प्रोसीजर साझा करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू चैनल जीपीएस। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, आज हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पासपोर्ट हम अपने आप से, अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, बिना किसी दुकान पे गए, बिना किसी एजेंट की मदद लिए हुए। इसके लिए दोस्तों हमको करना क्या होगा, हमें बहुत आसानी से कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं कि एम पासपोर्ट सेवा नाम का एक ऐप है, जो आप सर्च करिए एम पासपोर्ट सेवा तो आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ सर्च किया एम पासपोर्ट, तो ये आप देखिए सबसे ऊपर आ जा रहा है। सबसे ऊपर आने की वजह से मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरे में ओपन आ रहा है। आप में इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप में आएगा इंस्टॉल करना, तो आप कर लेंगे। उसके बाद उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखिए लॉगिन। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। एग्जिस्टिंग यूज़र, न्यू यूज़र, स्टेटस ट्रैकर, अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप नए हैं इस साइट पे, तो आपको जाना होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में दोस्तों सबसे ऊपर आ रहा है पासपोर्ट ऑफिस। तो आप चूज़ करेंगे अपना, ये कुछ प्रॉब्लम आ गया लग रहा है। जैसे आपको अपना नाम चूज़ करना होगा पहले इसमें सेकंड कॉलम में। तो आपने चूज़ किया, मेरा नाम अंशुमान है तो मैंने इसमें कुछ भी डाल दिया। सरनेम में जो भी मैंने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने इसमें डाला, और ईमेल आईडी देखिए दोस्तों बता रहा है Juma.up बाई डिफ़ॉल्ट ले रहा है, बट इसमें आप जो डालेंगे और उसके नीचे अगर आप उसी ईमेल आईडी को अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो वो कहेगा यस और नो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी लॉगिन आईडी को ईमेल आईडी ही रहने दीजिए। रीज़न क्या है कि अगर आप कोई चीज़ फॉरगेट कर जाते हैं तो आप ईमेल आईडी पे वो लिंक जाएगा, जिससे आप आसानी से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। भूले हुए पासवर्ड को, लॉगिन आईडी को रिट्रीव कर लेंगे। तो अगर आप यस कर देते हैं और लॉगिन आईडी में डाल देते हैं ईमेल आईडी को, तो आपका ईमेल आईडी ले लेगा। फिर आप इसमें अपना पासवर्ड डालते हैं, कंफर्म पासवर्ड करते हैं। एक हिंट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट योर फेवरेट डॉगीज नेम, फूड नेम, फर्स्ट प्लेस टू विजिट, वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगे अपना पर्सनल हिंट क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका आंसर डाल दीजिए। और आप जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है, मेरे में कैप्चा नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉब्ली नेट का कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं दिखा रहा है। तो कैप्चा का उसके बाद आप इसमें सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मेरे में मैंने कुछ फिल नहीं किया तो बता रहा है। हाँ, एक बात और, सबसे ऊपर आता है पासपोर्ट ऑफिस। तो पासपोर्ट ऑफिस वाले में लिंक में आएगा, तो उनमें कई सारे पासपोर्ट ऑफिसेज होते हैं जो रीजनल पोस्ट ऑफिसेज हैं, पासपोर्ट ऑफिसेज हैं, जैसे कि भोपाल, इंदौर, लखनऊ, दिल्ली। हमारे यूपी का मेन पासपोर्ट ऑफिस है, वो है लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस। तो हम लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमारी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा। जो लिंक होगा उसको जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे, तो आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होने के बाद ऑटोमेटिकली फिर से इस पासपोर्ट सेवा पे आ जाएगी लिंक के क्लिक करते ही, जिसको कि आप वेरीफाई कर चुका है आपका ये एम पासपोर्ट सेवा ऐप आपके अकाउंट को। तो आप इस इंटरफेस पे जब दोबारा आते हैं तो आप इसको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे जाते हैं, और जो आपने लॉगिन आईडी बनाया है, अगर आपने ईमेल को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाया तो वेल एंड गुड, और नहीं बनाया तो जो भी आपने बनाया उसको यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जैसे तो मेरा है, मेरी ईमेल आईडी ही है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ anshuman.up@gmail.com। मैंने ये डाला तो मैंने कंटिन्यू किया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आता है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, देन अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड व्यू सेव्ड योर एप्लीकेशंस। तो सिंस यू आर न्यू टू द वेब पेज और दिस एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट करेंगे।
उसके लिए आप जब उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, जो कि ये 9 पेजेस में है। 9 पेजेस में देखिए, इसको स्टेप्स को बारीकी से ध्यान से देखिए, बहुत इजी भी है, लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी सी आप चेंजेस कर देंगे तो आपको कई बार पासपोर्ट ऑफिसर रिजेक्ट करके वापस भेज देगा, पासपोर्ट होल्ड कर देगा प्रोसीजर को। तो उस मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप पहली बार बनवाने जा रहे हो तो आप करेंगे फ्रेश पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, दोबारा बनाना चाहते हैं, तो आप री इशू करेंगे। जैसे मेरा था री इशू केस। री इशू केस में चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, अगर आप में कुछ चेंज हुआ है, जैसे शादी के बाद अपना आप सरनेम चेंज करना चाहते हैं, या आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है, या एग्जॉस्शन ऑफ पेजेस यानी कि नंबर ऑफ पेजेस खत्म हो गए हैं, या पासपोर्ट आपका गायब हो गया है, या पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, या पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो चुका है, 3 साल के अंदर एक्सपायर हुआ, 3 साल के बाहर का एक्सपायर हुआ, दोनों 2 तरह का केस है एक्सपायर्ड केसेस में। तो मेरा केस था कि मैं 3 साल के अंदर एक्सपायर हुआ, तो मैंने इसमें चूज़ किया था। उसके बाद टाइप एप्लीकेशन नॉर्मल या तत्काल। नॉर्मल में आपका वो टाइम लगाएंगे, यूजली 20 से 25 दिन लगता है, कहते हैं कि 10-15 दिन मिल जाता है, बट टाइम लगता है, डिपेंड करता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितने दिन में लग जाती है। और तत्काल में क्या होता है कि 7 दिन के अंदर उनको सारा रिपोर्ट वगैरह पुलिस वगैरह को लगा के दे देनी होती है, और आज 7 से 10 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाता है, अगर आपको बहुत अर्जेंसी हो तो। दोस्तों, मैं पहले आपको बताऊंगा री इशू की जगह ना फ्रेश पासपोर्ट करके, क्योंकि बहुत से लोग जो है फ्रेशर हैं और पहली बार बनाना चाह रहे हैं, तो हम फ्रेश पासपोर्ट की बात करते हैं। फ्रेश पासपोर्ट क्लिक किया, नॉर्मल पे गए, नॉर्मल एप्लीकेशन 36 पेज का है, 60 पेजेस का है। 36 पेज और 60 पेज में दोस्तों ये डिफरेंस है कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है 60 पेजेस में, बट एक ही बार आप पासपोर्ट लेते हैं और ज़्यादा पेजेस रहते हैं, तो कई कंट्री अगर विजिट करते हैं आप, तो आपका पासपोर्ट में पेजेस खत्म नहीं होते, वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कहाँ स्टैंपिंग उसको करें। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा 60 पेजेस कर लीजिए, पैसा एक बार लगना है, बार बार लगना नहीं है, तो जैसी आपकी मर्जी 60 पेजेस कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या आ रहा है, गिवन नेम सरनेम। आप कौन सा नाम उसमें डालना चाहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि गिवन नेम में जो मैं नाम डाल रहा हूँ, मेरा एक्चुअल में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार या बैंक पासबुक की कोई कॉपी लगा रहे हैं, या वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं, या डीएल लगा रहे हैं, मैं नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जिससे आपका पासपोर्ट आसानी से बन सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि गिवन नेम और सरनेम में क्या डालें। जो आपकी मार्कशीट में है, 10th की मार्कशीट में, उसी को आप यूज़ करिए तो बेहतर होगा। तो मेरे मार्कशीट में डिटेल पड़ी हुई है अंशुमान नाम से, ये स्पेलिंग है तो मैंने यही यूज़ किया। देन उपाध्याय, स्पेलिंग यही है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, या क्या आप किसी उपनाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर के नाम को इसमें डाल दें। जैसे मेरा घर का बुलाने वाला नाम सोनू है, तो मैं अपना सोनू नाम नहीं डाल सकता इसमें, क्योंकि ये इतना फेमस नहीं होता है कि आप किसी चौराहे पे गांव वाले के बाहर कोई फ्रेंड वगैरह आप उसके जाने इस नाम से, तो बेहतर है इसको अवॉइड करिए। अगर आप नो डालते हैं तो होते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये तब होता है जब किसी का 2 नेम फेमस होता है, उर्फ लगा के यूज़ करते हैं, पोएट्स वगैरह लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो टाइटल में जैसे पंकज भारद्वाज हुए, पंकज पाठक हुए, ऐसे नाम यूज़ करते हैं। तो आप इस पर बिल्कुल मत जाइए, बोल दीजिए कि मैं किसी और नाम से नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। तो अगर आप शादीशुदा हैं, शादी के बाद औरतें अपना सर नेम चेंज करती हैं, तो सर नेम की बात नहीं कर रहा है, इनको मतलब है कि आपका अपना मेन नेम चेंज हुआ है कि नहीं। तो मेन नेम चेंज नहीं हुआ तो आप डालेंगे नो। सर नेम चेंज हुआ है, अगर शादी के बाद आप अपना पासपोर्ट बनवा रही हैं, मैं लेडीज़ के लिए बोल रहा हूँ, तो वो पहली बार में ही अपना शादी के बाद वाला सरनेम डालेंगी। तब डालेंगी जब उनके नाम से कोई डॉक्यूमेंट पहले से वो एग्जिस्ट करता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में सपोज करिए वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे डीएल हो, चाहे बैंक पासबुक हो, उसमें सरनेम आपका नया वाला है ही नहीं, तो आप कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी आईडी में हो वही आप डालिए। तो आपने फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, नेक्स्ट। और प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे नहीं, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के बाहर नहीं, मेरा है मेरे गांव में, मैंने डाला है गोरखपुर, तो आप गोरखपुर डालेंगे। फिर आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट डालेंगे उत्तर प्रदेश। देन डिस्ट्रिक्ट आप डालिए गोरखपुर, गोरखपुर डाल दिया मैंने। जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड है। देखिए, कोशिश करिए कोई डॉक्यूमेंट आप छुपाएं नहीं, छुपाएंगे अच्छी बात नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे, चीटिंग होगी,
एक बार के लिए पासपोर्ट का आवेदन रद्द नहीं होगा, हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, बहुत ही सिंसियर डॉक्यूमेंट है, इसको आप कैजुअली नहीं ले सकते हैं। मैरिड हूँ मैं, तो मैंने मैरिड डाला है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मेरा जो सिटीजनशिप है इस देश का, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, पैदाइशी हूँ, तो मैंने पैदाइशी बर्थ पे डाल दिया। अगर आप कहीं से बाहर से आते और यहाँ शादी कर लेते हैं या 10 सालों से रह रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन से यानी आपने नागरिकता को अपने देश में पाया है, बाई बर्थ नहीं है आप। या आपके फोर फादर्स यहाँ रहने लगे, वो भी यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे, उनसे आप पा गए, इस तरीके से। देखिए अब नेक्स्ट कॉलम आ रहा है कि आप पैन पैन अगर हो तो ज़रूर डालिए, क्योंकि देखिए पैन आधार आज के डेट में सब लिंक हो चुका है। आप नहीं भी डालेंगे तो भी सरकार के पास डेटा मिल जाएगा, तो बेहतर है तो आप डाल दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई चीज़ छुपाइए नहीं, छुपाएंगे आपके लिए सर दर्द होगा, चीटिंग वाला काम नहीं। देन वोटर आईडी है, वोटर आईडी डालिए। सपोज करिए मैंने पैन आईडी अपना डाल दिया, हो गया। एम्प्लॉयमेंट टाइप, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आप अगर जॉब में हैं तो जॉब डालिए। जॉब किस तरह की है आपकी, गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंटेड है, जैसे स्टेचुटरी बॉडी में आता है LIC वगैरह, निगम जितने भी सरकार के होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, प्योर गवर्नमेंट बॉडी, शिक्षा विभाग हुआ या आपका राजस्व विभाग हुआ, बहुत से विभाग हैं जिसको आप डालेंगे। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो मैंने गवर्नमेंट पे क्लिक किया। बट सपोज़ करिए आप कोई काम नहीं करते, अपना प्राइवेटली कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप उसको डालेंगे। होम मेकर हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, घर की गृहिणी हैं, तो होम मेकर पे क्लिक करेंगे। और कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पे डालेंगे, कोई नौकरी नहीं करते, गांव के हैं, चाहते हैं सऊदी वगैरह जाना, वहाँ से पैसा कुछ कमाना, तो वहाँ डालेंगे। अदर्स ये भी नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो भी डालिए। तो अदर्स हो गए, अगर कुछ नहीं करते हैं तो। अगर PSU में है, जैसे आप ONGC में हैं, NTPC में हैं, HPCL में हैं, ऐसी बहुत सी हैं, बेल गेल, बहुत सारी PSU जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग होता है लेकिन वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, तो आप PSU में डालेंगे। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जैसे फादर मेरे रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट में डालेंगे। सिंपल स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, अभी 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप एज ए स्टूडेंट डालेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई आपका बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे। रिटायर्ड हैं, प्राइवेट सर्विस में हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो आर्मी वगैरह में होते हैं, 15 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंट वगैरह का काम करने लगते हैं, तो आप उसको भी डालेंगे। देन अगर रिटायर्ड हैं या आप कोई प्राइवेट कंपनी में ओनर हैं या फिक्की एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आम आदमी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, या तो स्टूडेंट होंगे, या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो नॉट एम्प्लॉयड होंगे, होम मेकर होंगे। नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड डालेंगे। मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो गवर्नमेंट जॉब में मैंने डाला। एक बात आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब या पर्सनल स्टूडेंट में जब नॉन वर्किंग है तो क्या अंतर आता है। देखिए जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब डाला तो आप देखिए बहुत सारा यहाँ पे खुल के आ जा रहा है। एक फिर से दिखाता हूँ आपको, मैं एक बार आपको प्राइवेट करके देखता हूँ। प्राइवेट देखिए कुछ नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट जॉब में डाल देखिए ये ढेर सारे यहाँ पे दिखा रहा है ब्लू में कि आपको NOC चाहिए, Annexure G चाहिए, Annexure H चाहिए, Annexure I चाहिए। मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट जॉब में जब आप होते हैं तो 3 तरह के एनेक्सर्स लगते हैं, A, G और I। तीनों का अलग अलग मतलब है। ये कहता है कि आप एफिडेविट दे रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट आपको अप्रूव कर रही है कि हम आपको जानते हैं। H कहता है कि हम प्रायर इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कहीं जाने से पहले। I जो है वो भी एक तरह का एफिडेविट होता है। तीनों का अलग अलग मतलब है। मैंने तीनों अपने केस में अपने अधिकारी से करा लिया था। आप चाहें तो आप भी बनवा सकते हैं। H जो होता है उसमें फ़ायदा ये होता है कि किसी पत्रांक संख्या की जरूरत नहीं होती है। रेफरेंस पॉइंट आप गवर्नमेंट जॉब वाले जानते होंगे पत्रांक संख्या का कितना महत्व है। मैंने एक लेटर रिसीव किया, अपने सीनियर अथॉरिटी को दे दिया, उससे उन्होंने साइन मोहर कराया, फिर मैंने वो NOC ले लिया H फॉर्म, और मैं एज इट इज़ लेके उसको पासपोर्ट ऑफिस में चला गया। A और I भी मैं लेके गया था। A और I में पत्रांक संख्या का होना बहुत ज़रूरी था, वो मेरे में मिसिंग था, तो उन्होंने मेरा एक बार पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्या, होल्ड कर दिया, बोला कि हम प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसकी वजह से मेरा पासपोर्ट जो है 2 महीना डिले हुआ। मैं नहीं जानता था, फिर मैंने H लगाया। H लगाने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगाया, फिर मैंने बोला कि ठीक है H लगा दिया। मतलब अगर आप बच्चे हैं 18 साल से कम है, माइनर हैं, तो आपके क्या पेरेंट गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे मैं अपने बच्चे का बनवाऊँ तो मेरे बच्चों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं। तो मेरे बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे ये डालना ही पड़ेगा। तो मैं करूँगा इसको यस,
अगर मेरे बच्चे का बन रहा है तो, अदरवाइज नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें जाने के बाद ही मालूम पड़ती है। ग्रेजुएट एंड एवव हैं, 7th पास और लेस हैं, 10th पास और 8 9th है, तो 7th पास और लेस हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है 10th का सर्टिफिकेट नहीं होगा। 10th का सर्टिफिकेट होता तो डेटा प्रूफ हो जाता है, प्लस उसमें आपका ये भी प्रूफ हो जाता है कि आपका नाम ही है, फादर नेम है, वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है क्लास 10th का, उसी से पैन बन जाता है, सब चीज़ें स्मूथली चलती हैं। उसके नीचे हैं तो आप 7th का सर्टिफिकेट और कहीं आगे स्कूल का ले जाएंगे तो प्रूव करके दिखाएंगे, साथ में आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, बैंक पासबुक होगा, तो काम बन जाएगा। ग्रेजुएट एंड अबव अगर आप डालते हैं, जो कि मोस्टली लोग होते हैं, तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ग्रेड पे, जो पुराना ग्रेड पे होता था, अब तो मैट्रिक्स हो गई जॉब में, 7th पे कमीशन आने के बाद 4600 है, 4900 है। तो अगर आप ग्रेजुएट एंड अबव किसी जॉब में हैं, तो अगर 4900 में आप हैं ग्रेड पे में पुराने हिसाब से, तो आपको एज अ प्रोफेशनल लिया जाएगा। और अगर 4600 में है तो आपको एज अ प्रोफेशनल नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर 4600 ग्रेड पे में है पुराने पे बैंड के हिसाब से, तो ग्रेजुएट होने के बाद भी आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वो नहीं मांगेंगे, वो क्लास 10th का ही सर्टिफिकेट मांगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। जैसे अगर आप 12th स्कूल के टीचर हैं, जिनकी 4900 से ग्रेड होती है, पेमेंट अच्छी होती है, मान के चलिए मोटा मोटी 70,000 प्लस अगर सैलरी पा रहे हैं, तो आपका एक एज ए प्रोफेशनल आपका बनेगा, आपको ग्रेजुएट के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्लास 10th का लगाना ही लगाना है, इसमें आप कोई कोताही नहीं बरत सकते। क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक बार होल्ड या रिजेक्ट इस बात पे भी हो गया था, मेरी पासपोर्ट ऑफिस से इस बात पे बहस भी हुई थी कि मैं यार बीएड हूँ, बीटीसी हूँ, एमएड हूँ, और आप मेरा ले नहीं रहे हो एमएड क्वालिफिकेशन, क्या मैं बिना 10th पास किए गया हूँगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो लगता है 4900 के ग्रेड पे आप 4600 पे हो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअली मेरा एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं था, मेरे विभाग में जमा था सत्यापन के लिए, मैं ले नहीं पाया। तो मेरा 1 महीने इस बात में पासपोर्ट होल्ड था। मैं विभाग में गया, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकलवाया, 10th का लेकर गया, फिर से अपॉइंटमेंट लिया, 10th का उनके सामने रखा, तो मेरा फिर फाइनल अप्रूवल हुआ। पूरा टोटल 2 महीने लग गए, अदरवाइज ये पूरा प्रोसेस ही 10 कुछ दिनों का है। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे है दोस्तों, आ रहा है अप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर, नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। मतलब आप कहीं आप जाएं तो इमिग्रेशन चेक आपकी ज़रूरत है कि नहीं। जैसे आप 10th के नीचे वाले हैं, अगर 10th पास नहीं है, उसके नीचे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपका इमिग्रेशन चेक ज़रूर बनता है। तो आपको अपना इमिग्रेशन चेक कराना ही पड़ेगा जब भी आप जाएंगे और आएंगे, एज अ लेबर, एज अ टेक्नीशियन। तो आपको ये दिखाना होगा कि मैं कहीं कुछ सामान तो लेने जा रहा हूँ, स्मगलिंग में इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे उसके क्लॉजेज हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा ईसीआर ज़रूरी है। नॉन ईसीआर मतलब कि मुझे हर बार कस्टम की चेकिंग कराने, कस्टम नहीं मतलब इमिग्रेशन चेक, जाने से पहले अपना इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है कि नहीं। जैसे कि कॉमनवेल्थ देश हैं, जैसे कि भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ब्रिटेन वगैरह, तो ये कॉमनवेल्थ जो स्टेट्स होते हैं उसमें आपको इमिग्रेशन चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसमें डालेंगे नॉन ईसीआर कैटेगरी से, तो बोलेंगे यस। बगल में लिखा है कि अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देख सकते हैं। अगर गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्पाउस हैं, या उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, तो गैजेटेड के केस में ये चाहिए। आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए गैजेटेड के केस में। डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट पे, तो उसका सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे मैंने कि आपको बताया एनेक्सर GHD। इनके केस में गैजेटेड हैं तो जो प्रायर इन्फॉर्मेशन लेटर उसको एनेक्सर D कहते हैं, हम लोग के केस में एनेक्सर H था वो। इसे इनका NOC जो है C है, हम लोग के केस में A था गैजेटेड के केस में। दूसरा कैटेगरी है पर्सनल हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड अबव। क्लास 10th के ऊपर अगर आप पास हैं तो उनको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने जो आपको बातें समझाई उसी के बारे में ये कह रहा हूँ। तीसरा कैटेगरी है कि 50 साल से अगर ऊपर हैं आप, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी TC चाहिए, 10th 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। जो चिल्ड्रेन 18 साल से ऊपर है उनको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ एज के लिए। अगर आप वैसे कुछ नहीं है बट इनकम टैक्स पेयर हैं आप, और आपके बच्चे भी 18 साल से नीचे, तो आपको ये देना होगा इनकम टैक्स का प्रूफ कि आप ITR भरते हैं, ITR का प्रूफ लगाएंगे, बच्चों का लगाएंगे डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार से। शादीशुदा हैं ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार का मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं।
सिंपल हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं या 10th पास है तो आसान काम है अगर नॉन ईसीआर करते हैं तो। लेकिन अगर आप दिखा रहे हैं कि आप टैक्स पेयर हो, ऐसे ही जा रहे हो, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे आप एक एक्स्ट्रा कॉलम जानिए, जो आईटीआई वाले लोग हैं, जो एनसीवीटी से, एससीवीटी से डिप्लोमा पास हैं, तो उनको अपने इंस्टीट्यूट का पास सर्टिफिकेट देना होगा। इसी तरह नर्सेज के लिए नर्सिंग सर्टिफिकेट है जो ज़रूरी है। ऑल प्रोफेशनल डिग्री होल्डर, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, जैसे एमबीबीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथी के डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लेक्चरर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, एडवोकेट एक्सेट्रा, तो उनके लिए डिपेंडेंट चिल्ड्रेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल डिग्री, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल डिग्री मैं लेके गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा कि नहीं, हम लेक्चरर टीचर उनको मानते हैं, प्रोफेशनल उनको मानते हैं जिनका ग्रेड पे 4900 से है। मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोई अगर आपका रिलेटिव अब्रॉड में रहता है, उसके रेफरेंस से जाना चाहते हो, तो ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, स्क्रीन पॉज करके। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो हम आते हैं बैक, तो फिर से वो उस कॉलम पे आ गया। जब आप इसके बाद सेव करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आता है। आप देखिए, एक बात और देखिए, मैंने इस पर सेव नहीं किया। इसके बाद आपको ये बोलता है कि विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क क्या है, आधार नंबर क्या है। आधार नंबर आप डालते हो और कहते हो कि यस आई एग्री, कि मेरे इस आधार नंबर से वेरिफिकेशन कर लीजिए। दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर करिए। आधार नंबर से जब आप वैलिडेट करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आधार अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है, वो सारा डेटा ऑनलाइन उठा लेता है, तो उनका वेरिफिकेशन आसान होता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि कभी आप इतना सब करने के बाद आप सेव डिटेल कर दीजिए। सेव डिटेल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब आपका किसी भी कारण फॉर्म नहीं भरा जा पा रहा है तो आप फॉर्म को सेव कर सकते हैं। जब सेव कर लेंगे तो आसानी से नेक्स्ट पेज पे जा सकें। दोस्तों 9 पेज हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये पहले और दूसरे पेज हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ये आपका कैसे कैसे आपको सारे बेसिक डिटेल्स भरने हैं। सेकेंड पेज पे दोस्तों आ जाता है कि आप कभी विदेश गए हो कि नहीं, नाम चेंज किया है कि नहीं, कोई कोर्ट केस रहा है कि नहीं, आपको उसको नो 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 करते जाना है। कभी क्रिमिनल ऑफेंस में रहे कि नहीं, ये करना है। फिर डिस्क्लेमर्स कुछ देने हैं, वगैरह वगैरह, सब करना है। तो ये आप करके कर सकते हो। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो शॉर्टकट में ही बताऊंगा कि वो पहला पेज भरने के बाद, सेकंड पेज भरने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप ऑन द गो करते चले जाते हैं, आधार वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, तो तीसरा पेज है जो ये बताता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या लगा रहे हैं, यानी पीओआई, और प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पीओए, इसमें क्या लगा रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमने कहा आधार, प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमने कहा आधार। तो आधार में जो आपका एप्लीकेशन है, जो एड्रेस है, वही आपके इस फॉर्म अप्लाई करते समय भी होना चाहिए। गवर्नमेंट केस में सब चीज़ें आपने एनओसी लगा दिया, वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करना होता है। उसके बाद आप उसको कर देते हैं सबमिट। फिर आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो मैंने बताया था होम पेज का था, अप्लाई फॉर फ्रेश या अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब आप तत्काल कराते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को भी आप पहले से ही करा के रख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना एप्लीकेशन सेव कर चुके होते हैं, तो आप व्यू और सेव्ड एप्लीकेशन में आप जाएंगे। दोस्तों अब देखिए, मैंने 2 एप्लीकेशन किया था, मेरा और मेरी वाइफ का। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, इसका मेल भी आएगा, और आप उसमें मैसेज का भी ऑप्शन टिक किए रहेंगे, तो मैसेज वो बताता रहता है कि अब आपका पासपोर्ट अपॉइंटमेंट डेट इस तारीख को पड़ा है, इस समय से इस समय जाके मिलिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो मैसेजेस हैं वो कैसे आए थे। ढेर सारे मैसेजेस आते हैं। नोटिफिकेशन में मैं जाता हूँ, नोटिफिकेशन, देन पासपोर्ट, ये पासपोर्ट सेवा, इस तरीके से मैसेजेस आते रहते हैं आपको कि थैंक यू फॉर एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन फाइल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर पुलिस वेरिफिकेशन फॉर विजिटिंग पासपोर्ट सेवा केंद्र। हर बात का मैसेज देते हैं। आप वहाँ पहुँचेंगे, उसका एक अपॉइंटमेंट मैसेज लेके उनके सामने के, आपने देखा डियर अंशुमान, ये टोकन एंड इज इशूड। जब आप वहाँ जाएंगे, बताएंगे कि मेरा ये है, एप्लीकेशन दिखाएंगे कि अपॉइंटमेंट बुक पीएसके गोरखपुर पे है, इस डेट को। आप एक टोकन दिखाते हैं उनको, तो फिर आपको अंदर जाने देते हैं। अंदर जाते हैं तो आप वहाँ टोकन जनरेट करते हैं। सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम में, बहुत नीट क्लीन ऑफिस होता है वहाँ पे। जब आप जाते हैं तो देखते हैं
कि ऑफिस में ढेर सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, आपका एक टोकन नंबर है, उस टोकन नंबर को लेके उस काउंटर पे जाते हैं तो आपका एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, डिटेल देखते हैं, आपका फिंगर रखवाते हैं। फिंगर रखाने के बाद आपको सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। बी गोरखपुर में सेकंड फ्लोर में है, अलग अलग जगहों पे अलग हो सकता है। सेक्शन बी में जाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स का कि आप क्या क्या लाए हैं। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो फिर से वापस कर देते हैं कि ये चीज़ आपका स्कैन नहीं हुआ है। एक बात आपको बता दूँ, कोई डॉक्यूमेंट लेते नहीं हो, सब स्कैन करके आपको सब कुछ वापस कर देते हैं। सेक्शन बी में जाएंगे तो आपको एक चीज़ फिर से मिलाएंगे। फिर बी में क्लियरेंस होने के बाद फिर टोकन जनरेट होगा, फिर आप सी सेक्शन में जाएंगे, वहाँ वेट करेंगे। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और मार्कशीट से मिलाएंगे, एक एक चीज़ बारीकी देखेंगे, मैच कर जाएगा तो आपको ओके कर देंगे। ओके कर देंगे फिर आपका आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट जो है प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप के लिए चला गया है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए। आप अपने लोकल थाना पे जाइए, लोकल थाने से लोग आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे, आपको फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में आपको भरना होगा और साइन करना होगा। और ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात कर सकते हैं आप कि जल्दी कैसे आए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का रिपोर्ट लगाने के बाद LIU वाले भाई भी आते हैं, उनका भी रिपोर्ट लगता है। वो रिपोर्ट भी चल जाता है तो उसका भी मैसेज आता है कि योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज़ ओके, नाउ योर पासपोर्ट इज़, आप देख सकते हैं कि वो बताता है कि आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए चला गया, योर फाइल नंबर इट इज़। जब प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा तो एक पासपोर्ट नंबर जनरेट होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि आपका पासपोर्ट जनरेट हो गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो दोस्तों लेकिन आपकी जानकारी के लिए है। तो इतना सब करने के बाद आपका पासपोर्ट जो है डिस्पैच होता है और डिस्पैच की भी मैसेज आता है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है, आपके होम एड्रेस पे आएगा। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो वो जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस पे, तो आप पोस्ट ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ कि पोस्ट ऑफिस से मैंने कैसे कलेक्ट किया। उसी साथ वीडियो ख़त्म करते, वीडियो आधा घंटा का हो गया, ज़रूरी था, कोई चीज़ इसमें स्किप भी नहीं कर सकते थे। आज मेरा पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट आया है, मैं उसको आज लेने जा रहा हूँ। आप हमारे यहाँ के पोस्टमैन साहब हैं, आपको हमारे आप चैनल पे देखेंगे। मैं इनसे पासपोर्ट लेने आया हूँ, वो मिला के देना होता है, उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए, इसके किसी भी स्टेप के बारे में जानकारी लेना तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, एंड साइनिंग ऑफ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है GPS, घूम के पढ़ना सीखें।